परिचय बताइए अपना। नमस्ते साथियों, मैं सर्वप्रथम मीडिया 9 भारत के तमाम दर्शकों को अपना अभिवादन करता हूं। मैं काशी जो आया हूं। पहले आप आए कहाँ से? आप काशी के निवासी? मैं माँ सीते के इलाके मिथिला से आया हूं और यहाँ आने का मेरा उद्देश्य था लोकसभा चुनाव लड़ने का। मैं यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ने आया था। मैं यहाँ जागरूक जनता पार्टी उसका मैं प्रत्याशी था। मेरा नाम है गोपाल प्रसाद खटीक और मैं इसके साथ साथ मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूँ। मैंने अब तक 7,000 से ऊपर RTI मैंने फाइल की है। मैं बेसिकली 25 साल से दिल्ली में रहता हूँ। आप बनारस में क्यों आए? देखिए, मैं इससे पूर्व भी 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उस वक्त हमारे 2 प्रतिद्वंदी थे, राहुल गांधी कांग्रेस से और स्मृति ईरानी भाजपा से। उस वक्त हमारा जो ध्येय था वो राहुल गांधी को परास्त करने का था और उस उद्देश्य से हम गए थे। चूंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली, मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कटोरा लेके भीख मांगते हैं। इस बयान से आहत होने के कारण मैं अमेठी से चुनाव लड़ने गया था। 2010 से 2019 तक मैं अमेठी में रह करके ही चुनावी कैंपेन मैंने जब आप अमेठी में गए थे तो इस बार अमेठी में आप क्यों नहीं गए? इसका कारण ये था कि जब आदमी का ज्ञान चक्षु खुलता है तब पता चलता है। मतलब उस समय आप ज्ञान नहीं खुला था आपका? बिल्कुल नहीं। उस टाइम में हम अंधकार में थे। मैं RSS और भाजपा के चंगुल में था और उस वक्त मैं ये नहीं समझ पाया था कि हमें बताया क्या जा रहा है, हमें दिखाया क्या जा रहा है। जब मुझे इसका ज्ञान हुआ तब मैं अपनी गलती को सुधारने के उद्देश्य से अब मैं जागरूक जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया और जागरूक जनता पार्टी ने मुझे वाराणसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया। जागरूक जनता पार्टी का हेडक्वार्टर बेसिकली वो बिहार की पार्टी है और लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वर्तमान लोकसभा चुनाव में। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? टोटल 25 सीट से चुनाव लड़ रही है। बिहार में लगभग 20 सीट से चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें दिल्ली में और यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 सीट से। तो तात्पर्य है उस सीट जागरूक जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। लेकिन मैं जब यहाँ आया, मैं विगत 15 अप्रैल से ही बनारस में आ चुका था। मैं यहाँ तख्तपुर में सोनकर धर्मशाला है, वो हमारे कम्युनिटी का ही धर्मशाला है। वो धर्मशाला जो है अभी निर्माणाधीन था, लेकिन उसके बावजूद मैं उस धर्मशाला में टिका कि हमारे समाज के लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। और मैं जब चुनाव मैदान में जब उतरने के लिए लाइन लगा के जब मैं आया, उस प्रक्रिया में शामिल हुआ, तो मुझे यहाँ के RO ने ये कहा कि आप चुनाव प्रक्रिया में जब नामांकन का प्रक्रिया चालू हुआ जी, आप दाखिल करने किस दिन गए थे आप? मैं जो है पहली बार गया था 8 तारीख को। 7 तारीख को नहीं गया था, 8 तारीख को गया था। 8 तारीख से 14 तारीख तक मैं लगातार RO ऑफिस पंक्ति में लगा रहा। लेकिन 11 और 12 को तो छुट्टी था और 13 को मोदी का रोड शो था और 14 को उनका नामांकन था। तो सबसे बड़ा जो हेरा फेरी हुआ है वो 14 तारीख को हुआ है। 14 तारीख का जो हेरा फेरी है उसके बारे में क्या हुआ अब मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हेरा फेरी उन्होंने ये किया, नियम ECI के गाइडलाइंस का, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का जो इन्होंने वायलेशन किया है, यहाँ के RO ने, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने। सबसे पहला नियम ये है कि चालान का फॉर्म लेने के लिए कभी किसी प्रस्तावक की जरूरत नहीं होती। इन्होंने क्या किया, चालान का फॉर्म पहले लीजिए, आप पैसा जमा करके आइए, तब जो है आपको नॉमिनेशन का फॉर्म दिया जाएगा। ऐसा नियम कहीं नहीं है, ऐसा कोई ECI का गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पेशल फार्मूला बना लिया इसलिए कि लोग इसी बहाने 3-3 बार परेशान हो, और परेशान होंगे तो स्वाभाविक है सफलता नहीं मिलेगी। वहाँ चुनाव अधिकारी थे, वो क्या आपको बोल रहे थे, क्या प्रक्रिया का पालन? उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए 10 प्रस्तावक लेके आइए। मैं ये कहा कि कभी नॉमिनेशन का फॉर्म लेने के लिए या चालान का फॉर्म लेने के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता है ही नहीं। आप मुझे ECI का गाइडलाइंस दिखाइए, अगर है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे गाइडलाइंस की प्रति नहीं दिखाई। उन्होंने ये कहा अगर आपको जानकारी चाहिए तो RTI लगा दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ये जवाब था उनका। उसके बाद जब मैंने कहा कि मेरे पास 8 प्रस्तावक की लिस्ट है, उसका वोटर कार्ड है, जब और 2 हमारे WhatsApp पे था आया हुआ। जब मैंने उसको दिया तो उन्होंने कहा जब ये आपके पास पहले से था तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मैं आपका व्यूज जानना चाहता था कि आप कर क्या रहे हैं और इस तरह से कछुआ चाल में आप चल रहे हैं। कितने आपने नॉमिनेशन करवाए, कितने फॉर्म आपने दिए? तो उनका जवाब, वो चुप हो गए। वो कहते हैं बी प्रैक्टिकल,
और अगर कोई 1,500 नॉमिनेशन करने आ जाएगा तो मैं 1,500 को प्रत्याशी थोड़े बना दूंगा। ये चुनाव अधिकारी का ये चुनाव अधिकारी का बयान था, ये उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, इस लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी को जितना अधिकार है उतना मुझे भी है। अगर 150 क्या 1,500 भी लोग आ जाएंगे, ये अरेंजमेंट करना आपका काम है, चाहे ईवीएम की संख्या बढ़ानी क्यों न पड़े। लेकिन अगर आप ये इसी बात पर रिजिड है कि नहीं ईवीएम जो एक ही रहेगा या ईवीएम 2 ही रहेगा, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या चाल खेला, एक तो सबसे पहले स्लो स्पीड कर दिया, एकदम कछुआ चाल में रेंग हुआ, नामांकन को स्लो कर दिया। हाँ, नामांकन किस दिन से हो रहा था? 7 तारीख से ये चल रहा था। आप इनका डाटाबेस देख लीजिए, मेरे पास, मैं डेली 5 अखबार पढ़ता हूँ और हर अखबार का रिपोर्टिंग में वो हर दिन का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है अगले दिन के अखबार में छपता रहा है। आप अखबारों की कटिंग भी है मेरे पास। उसमें क्या बोला गया था कि आपको नामांकन प्रक्रिया में क्यों हटाया जा रहा है, क्यों? ऐसा है, सबसे पहले जो आपको नॉमिनेशन का ट्रेजरी का फॉर्म ही नहीं मिलेगा तो आप आगे क्या प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले वही रोक दिया गया। जैसे कोई भी युद्ध का एक सीमा रेखा होता है, चक्रव्यूह होता है, तो ये चक्रव्यूह इस तरह से बनाए हुए थे। वहां पर 3 गेट इन्होंने बना दिया था, कहीं भी 3 गेट नहीं होता, यहाँ पर इन्होंने 3 गेट बना दिया था। एक गेट में अंदर जाइए, फिर चेक कराइए, फिर दूसरे गेट में जाइए, फिर दूसरे गेट का भी कोई वैल्यू नहीं है, तीसरे गेट में अगर आप एंट्री कर गए तब उसका वैल्यू है। इस तरह से इन्होंने अपना नियम, अपना कानून और ईसीआई के गाइडलाइंस से देखा जाए सुरक्षा, ये कुछ सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के लिहाज से आप तो पूरा चेकिंग कर लिए, पूरा मशीन से चेकिंग कर लिए, तो सुरक्षा के लिहाज से जब फर्स्ट गेट में ही चेकिंग हो गई तब ये सेकंड गेट और थर्ड गेट बनाने की क्या आवश्यकता है। आपने मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया तो फिर हम कर क्या सकते हैं। पूरी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में जब है तो सुरक्षा के लिहाज का जो ये तरकीब है बिल्कुल अनुचित है। मात्र एक गेट होना चाहिए और एक गेट के अंदर में 3 बजे के अंदर में जितने लोगों की एंट्री हो गई उन सबों का नॉमिनेशन पेपर होना चाहिए, ईसीआई का गाइडलाइंस ये कहता है। लेकिन इन्होंने तीन जानबूझ करके बनाया हुआ था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इनको शायद आदेश रहा होगा कि किसी भी परिस्थिति में ज्यादा कैंडिडेट हो ही नहीं, मुश्किल से 7-8 ही हो, जिससे कि वोट जो है बटे नहीं और मैं भारी बहुमत के मार्जिन विरोध जिताने का इनका प्लान था। ये चाहते थे कि अगर तो दबा दिया जाए और ये निर्विरोध जैसा कि सूरत में इन्होंने किया वही ये वाराणसी में करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने वहीं पर धरना दे दिया। मेरे धरना देने के बाद हमारे जो अन्य साथी थे उन्होंने भी धरना दे दिया। 10 तारीख के सारे अखबारों ने हमारे धरना के बारे में, हमारे आंदोलन के बारे में छापा है। और उसके बाद लगातार हम डेली सुबह 10 बजे हम आ जाते थे, 11 बजे से ये गेट खोलते थे, लेकिन हम 10 बजे से ही आ जाते थे। लेकिन इन्होंने, चूंकि मेरे बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको आ गया होगा, चूंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने अब तक 2010 से 2024 तक की अवधि में 7,000 से ऊपर आरटीआई मैंने फाइल किया है। मैक्सिमम मोदी गवर्नमेंट के संबंध में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें मेरी आरटीआई नहीं लगी हो। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कार्यालय पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, होम मिनिस्ट्री पे और प्लानिंग कमीशन पे हमारी आरटीआई लगती रही है। कितने लोग ये हमसे भयभीत है। वाराणसी में कितने लोगों ने नामांकन किया था और कितने लोगों का रद्द हुआ? 33 और 8 41 लोगों ने टोटल नॉमिनेशन कर पाए, उसमें से 33 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया और मात्र अब 8 लोग बचे हैं। 33 लोग, शायद हमें लगता है 38 लोगों का नामांकन रद्द हुआ, जहां तक हमें लगता है। नहीं, 33 लोगों का नामांकन रद्द हुआ, 33 नामांकन रद्द हुआ। आपको गलत जानकारी है, मेरे पास सब न्यूज की क्लिपिंग्स है, मैं हर इंफॉर्मेशन रखता हूँ। आप हमारे सोनकर धर्मशाला आइए, वहाँ पर एक दस्तावेज मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ के प्रत्याशी जो है अजय राय, उनका भी और प्रधानमंत्री मोदी का भी, मैं सब दोनों जो नॉमिनेशन पेपर है वो मैंने भी डाउनलोड किया है। वास्तव में मोदी जी ने अपने इंफॉर्मेशन छुपाए हैं, जो एक क्राइम है। हमारा एक भी क्या इंफॉर्मेशन छुपाया है? उन्होंने अपने पत्नी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। उन्होंने उस कॉलम में लिखा है नॉट नोन लिखा है। तो सवाल ये उठता है कि 2014 में उन्होंने पत्नी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, कॉलम छोड़ दिया था, उसके बाद भी यहाँ के आरओ ने ओके कर दिया था। सवाल ये उठता है, जब उनकी पत्नी है तो 2014 में जो आरओ है उनको उनके नॉमिनेशन पेपर को ओके कैसे किया। अब
2019 में जब बवाल मचा और इस पर जब प्रतिक्रिया व्यक्त किया, विपक्षियों ने उठाया, तो 2019 में उन्होंने मेंशन किया सारा चीज, सारा डिटेल्स। अब 2024 में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपनी पत्नी का डिटेल्स नहीं दिया, और उन्होंने इस तरह से, चुनाव आयोग का नियम कहता है आप कोई भी अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, अपने परिवार के संबंधित, आप अपना चल अचल संपत्ति से संबंधित, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित सारा इंफॉर्मेशन आपको देना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप छुपाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके चुनाव जीत जाने के बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपका नॉमिनेशन, आपका जो सांसद बन जाने के बाद भी आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो निश्चित रूप से मैं इसको चुनावी विषय बनाना चाहता हूं। मैं अभी मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उसकी शिकायत मैंने ईमेल के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया है, और अब मैं इनके नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज करने जा रहा हूं। हमारी बात सुनिए, आप लोग इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि भैंस चुरा ले जाएंगे आप लोग। क्या भैंस चुरा ले जाएंगे आप लोग सत्ता बनने के बाद? देखिए ऐसा है, ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं इनका जो गृह मंत्री है वो खुद उनको जुमलेबाज कहता है। अमित शाह से जब पूछा गया कि आपके माननीय प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया था प्रत्येक नागरिक को देने का, तो अमित शाह का स्टेटमेंट है, मेरे पास सब वीडियो है रिकॉर्ड में, आप आएंगे तो मैं दिखा सकता हूं, जिसमें अमित शाह जी ने ये कहा कि अरे ये तो जुमलेबाजी का स्टाइल है। तो अब आप बताइए, जो एक प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है उसको उसी का गृह मंत्री जब जुमलेबाजी बता रहा है, तो इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। मैं बताना चाहता हूं 2014 में जो आए थे ये मोदी जी, इन्होंने कहा था मुझे माता गंगा ने बुलाया है। माता गंगा ने इनको कब बुलाया, क्यों बुलाया, ये किसी ने पूछा नहीं। पत्रकारों को भी सांप सूंघ गई, किसी पत्रकार में इतना हिम्मत नहीं था कि उनसे प्रश्न करे, क्योंकि वो खुद इंटरव्यू देते ही नहीं है। वो आज तक इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। ऐसा प्रधानमंत्री इस समय तो रोज ही इंटरव्यू दे रहे हैं पेपर अखबार में। और देखिए ऐसा है, जब दूसरा आदमी विपक्ष यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब तक विपक्ष नहीं है तो कोई राजा का महत्व नहीं है। आज अगर विपक्ष मजबूत है और प्रखरता से आवाज उठा रहा है तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। सारे भाजपा नेताओं को मैक्सिमम जगह इस तरह की मीडिया में रिपोर्टिंग आ रही है, पेड मीडिया तो नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इनके प्रत्याशी सब को खदेड़ा जा रहा है, इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, इनके झंडे जलाए जा रहे हैं। इतना बड़ा जो तीव्र आक्रोश है ये जनता के दिल में उसने छुपा रखा है, जो अब बारी बारी से बाहर जो है निकल रहा है। वाराणसी से अजय राय कितने वोटों से जीतेंगे, आपका अनुमान? देखिए मेरा अनुमान है 50,000 से 1 लाख के मतों के अंतर से जीतेंगे अजय राय जी। और पूरी यूपी में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें निकल जाएंगी? देखिए पूरे गठबंधन का अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो मैं समझता हूँ 30 से मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50। 30 से 50 के बीच में ये मेरा कैलकुलेशन है। 30 से 50 का आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो वोट होता है वो फ्लोटिंग वोट होता है। फ्लोटिंग वोट का मतलब होता है कि जो देखता है, जिसका हवा चल रहा होता है, आदमी उसी पक्ष में मुड़ जाता है। तो चूंकि शुरू में तो इन्होंने मजबा पूरा बनाया हुआ था पेड मीडिया के बदौलत, पैसा खर्च करके, रोड शो करके। मोदी जी ने रोड शो किस दिन किया? इसलिए कि उस दिन गंगा अक्षय तृतीया नवमी था। उस दिन उन्होंने किया जिस दिन पूरे भारत के लोग खुद वहां उपस्थित होते हैं गंगा स्नान के लिए। उस दिन लाखों की भीड़ तो ऑटोमेटिकली रहती है। आज 80 पे योगी आदित्यनाथ भी अपने कुछ संबोधन करने वाले हैं 5:30 बजे के आसपास। देखिए लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति का, अपने पार्टी का प्रचार करने का। उनको वो तो आप इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, बोल रहे हैं कि चुनाव होने के बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, क्या कहना चाहिए? देखिए मैं संघ का संसेवक रहा हूं और मैं अमेठी का संसेवक हूं। मैं प्रथम वर्ष मैंने गोरखपुर से किया है, तो इसलिए भाजपा और आरएसएस का मैं रत्ती से वाकिफ हूं। जो आदमी संघ और भाजपा में नहीं है वो इंटरनल रिपोर्ट नहीं जानते हैं, लेकिन जो संघ का व्यक्ति होगा वो एक एक चीज, एक एक नब्ज से वाकिफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको वो प्रकरण याद दिलाना चाहता हूं जब यही योगी आदित्यनाथ सदन में रो रहे थे, और रो इसलिए रह रहे थे कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो मुख्यमंत्री भी जो बने हैं वो मोदी जी की कृपा नहीं थी। मोदी जी नहीं चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री बने। मोदी जी तो अड़ गए थे कि एकदम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये तो भला हो आरएसएस का, भला हो मोहन भागवत जी का कि उनके इंटरफेरेंस से ये मुख्यमंत्री बने। तो आप लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी आने के बाद जी, तो ये कैसे आप लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी? देखिए
मुझे लगता है आप केवल मतलब ऊपर की जानकारी रखते हैं या ऊपर की रिपोर्टिंग करते हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का शायद ज़्यादा अनुभव नहीं है मेरे विचार से। अगर आप अंदर की जानकारी रखने वाले होते, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते, तो आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी होती। अगर आपको ग्राउंड रियलिटी जानना है तो संघ और भाजपा का जो इंटरनल मीटिंग होता है उसमें कभी जाने का मौका अगर मिला होगा और उसकी मीटिंग के अंदर में क्या मंत्रणा होती है, तो वहाँ ये तो अगर अपने फेवर के ही लोग भेजते हैं ना, तो वहाँ हम लोग कैसे जो पहुँच पाएंगे। यही तो है। मैं यहाँ तो हम लोग निष्पक्ष हैं, हम लोग को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा होता है जो खोजी पत्रकारिता होती है, वो खोजी पत्रकारिता खबर को पकड़ता है और हर जगह उसका नेटवर्क होता है। आज अगर मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, आज अगर मैं 7,000 से ऊपर आरटीआई फाइल किया हो, तो इसका मूल कारण ये है कि हिंदुस्तान के कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां हमारे विभीषण ना हो। वहां पर वो मुझे जब तक इन्फॉर्मर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको वास्तव में अपना टीआरपी रेटिंग बढ़ाना है, वास्तव में लोकप्रियता अर्जित करनी है, वास्तव में लोकतंत्र का सच्चा पहरुआ बनना है, तो आपको भी अपना इन्फॉर्मर पैदा करना होगा हर इलाके से, जो आपको अंदर की खबर दे सके। आपने 7,000 आरटीआई लगभग दाखिल किया है, आप बोल रहे हैं, तो आपने गंगा जी पे दाखिल किया है कभी आरटीआई? मैं आपको बता दूं, नमामि गंगे पर जो मेरी आरटीआई थी, वो आप गूगल पे सर्च मारिए, गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट, पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, पूरी आर्टिकल आ जाएगी। गंगा पर जो मेरी आरटीआई थी, वो आरटीआई में मैंने ये खुलासा किया था कि 77 लाख रुपया उमा भारती जो गंगा मंत्री थी, उन्होंने ईटिंग मीटिंग सीटिंग के नाम पर खर्चा कर दिया था। 1800 रुपए का जो 5 स्टार होटल का खाना है, उसका पेमेंट नमामि गंगे के पैसे से हुआ था। और यही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे माता गंगा ने बुलाया है। ये यहाँ गंगा पर स्टीमर चल रही है, उसका नाम रखा है गंगा विलास। मैं पूछना चाहता हूँ काशी वासियों से, क्या गंगा विलास की वस्तु है? और यहाँ के अंधभक्त लोग उनको माथा पर चढ़ाए हुए हैं। उनसे सबसे पहले पूछिए कि आपने सबसे ज्यादा गंगा का अपमान किया है, आपने सबसे ज्यादा हिंदुत्व का अपमान किया है। जो आदमी अपनी माँ के मरने पर अपना बाल तक नहीं उतरवाया हो, वो कैसा हिंदुत्व का प्रहरी हो सकता है? जो आदमी इतना बड़ा शुभ कार्य किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखा, तो कैसे हिंदुत्व का वाहक हो सकता है? ये यहाँ के पंडितों को, यहाँ के ज्ञानियों को, यहाँ के धर्माचार्यों को, यहाँ के ऋषि मुनियों को ये पूछना चाहिए उनसे। अंधभक्ति छोड़िए, सच को सच बोलना सीखिए, झूठ को झूठ बोलना सीखिए। अन्याय, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार कोई भी करता हो उसको एक्सपोज कीजिए। और मैं काशी की जनता से आह्वान है, यहाँ के एक्टिविस्टों से, यहाँ के कर्मठ लोगों से, यहाँ के विद्वान, काशी को बचा लीजिए, काशी की अस्मिता को बचा लीजिए। और अगर ये शख्स दोबारा जिएगा, प्राण हत्या कर देगा लोकतंत्र का, पूरा अन्याय का। हमने एक फिल्म देखा था त्रिदेव, जिसमें कहा गया था अत्याचारियों का राज कर रहे हैवान अब आएंगे बचाने, त्रिदेव त्रिदेव त्रिदेव। तो इस तरह से एक त्रिदेव ही यहाँ पर आ सकता है और त्रिदेव ही इस काशी को बचा सकता है। काशी को, अस्मिता को अगर बचाना है, काशी की मान शान और उसकी सांस्कृतिक विरासत को अगर आपको बचाना है, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी को भारी बहुमत से, इतना भारी बहुमत से जिताइए कि ये इंटरनेशनल न्यूज बने। ये इंडिया का ही न्यूज नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गूंज सुनाई दे कि वास्तव में काशी अगर किसी को माथे पर चढ़ाती है तो माथे से उतारना भी जानती है। धन्यवाद। गोपाल प्रसाद खटीक, बात बोलता है सटीक। मुझसे और आपका जो ये मीडिया 9 भारत जो चैनल है, मैं चाहता हूँ ये ऊंचाइयों की ओर बढ़े और जिस तरह से काशी की प्रतिष्ठा ऊंचाइयों पर रही है, इसकी विरासत रही है, इस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया 9 भारत अपना एक अलग स्थान बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय काशी विश्वनाथ और जय काशी के मतदाता।